Dr. Trivedi, 25 minutes. Your time starts there. Go ahead. माननीय सभापति महोदय, आज हम देश के आर्थिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए इस सदन में एकत्र हैं और मैं आशा करता हूं कि अर्थ के इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा से कोई सार्थक निष्कर्ष हम निकालने में सफल होंगे और व्यर्थ की बातों से बचने का प्रयास करेंगे। यह भी एक सत्य है कि आज विश्व की अर्थव्यवस्था वैश्विक है। आज कोविड के समाप्त होने के बाद और विश्व के कुछ हिस्सों में युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, चूंकि आज स्वाभाविक रूप से कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ भी दुनिया में होता रहे। मेरे विचार से उस संदर्भ में हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करेंगे तो हमें अधिक बेहतर और सार्थक पक्ष नजर आएगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013। मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है, वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में जब अगर IMF ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेंगे। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं है, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, PF में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर, 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी जी टू कम इनटू पावर। और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है? पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे, मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 4%, इसका मतलब हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है? मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब ये सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में
ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानी बात है, वो 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया की इकोनॉमी कौन राइज करेगा, इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब वो चाइना से शिफ्ट होकर भारत एशिया की इकोनॉमी का इंजन बन के उभरेगा। मैं एक और डाटा अभी बता देना चाहता हूं कि जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है, उसने आंकड़ा दिया कि वर्तमान दीपावली का जो फेस्टिव सीजन गुजरा है और छठ का मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग हुई है, जिसमें छोटे सामान खरीदने से लेके, घरेलू सामान खरीदने से लेके, बर्तन, सोना चांदी, सारी चीजों में अगर 4 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग भारत की जनता ने की है, तो कहीं ना कहीं ये अंधकार से निकलते हुए दीपावली के समान एक नई ज्योति के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को ले जाने का एक संकेत भी दिखाता है। और मुझे यह भी याद आता है मान्यवर, जब मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, एक दौर था जब भारत का, मैं 91 की बात कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन पे आ गया था। 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था, सोना गिरवी रखा गया था। लोगों को याद होगा जुलाई अगस्त की बात, तो एक 91 की दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था। एक ये भी दिवाली है जब महका हुआ गुलशन है और ज्योत निराली है, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हम केवल कुछ आंकड़ों को देख लें कि हमारे बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर कहता है, एज चाइनाज इकोनॉमी स्लोइंग, द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू पावर अहेड द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ लीडिंग ग्रोथ इन द रीजन। मॉर्गन स्टैनली अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो पहले कहता था, द फेमस मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इन जनवरी 2014, जिसमें उसने कहा था कि इंडिया हैज फॉलन इनटू फ्रेजाइल 5। और द सेम मॉर्गन एंड स्टैनली इन अक्टूबर 2013 कहता है, डिस्क्राइब्स इंडिया एट इट्स मोस्ट प्रिफर्ड एमर्जिंग मार्केट एंड इंक्रीज इट्स ओवरवेट स्टांस इन इंडियन इक्विटीज। यानी वही जो कहता था कि हमारी अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पे है, वो अर्थव्यवस्था अब हमारी उभरने के कगार पे उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर एंड देयर आर ओनली अ फ्यू ब्राइट स्पॉट्स सच एज यूएस एंड इंडिया, सेज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। A working paper released in April 2023 says, stacking up the benefits lessons from the Indian digital journey। इसका मुख्य कारण उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने भारत को एक नए स्वरूप में पहुंचाया है। और इसीलिए यह कहा है आईएमएफ ने कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और यह केवल ऐसे ही नहीं हुआ है। अगर आपने देखा कि लास्ट मंथ में फिच ने अपनी रेटिंग भारत की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी और चाइना की 5.2 से घटाकर 4.5 कर दी। इसीलिए मैं सिर्फ मेजर इकोनॉमी से कंपैरिजन कर रहा हूं। यह दर्शाता है कि दुनिया किस हालात में है और मोदी जी के नेतृत्व में हम किस हालात में हैं, इसे समझने की जरूरत है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारी वित्तीय नीतियां बहुत सार्थक और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ी। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बजट में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। रेल, रोड, पोर्ट्स बने। गरीब कल्याण के लिए चाहे 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान धन देने की जरूरत नहीं, मैंने कहा अनाज देने की जरूरत पड़ी। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इसकी क्या जरूरत थी। मान्यवर, जब सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी, अगर आप किसी को पैसा दे देते तो वो चीज की व्यवस्था करता कहां से, इसलिए वो अनाज पहुंचाने की व्यवस्था थी। और अगर हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में 58.4 हुआ है, जो कि सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट आउटपुट है पिछले 13 वर्षों में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 28 कंसेक्यूटिव मंथ में वो बढ़ता हुआ 50.5 है अक्टूबर 2023 में। और डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में 11% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर 2023 में। अब मैं अपने विपक्ष के सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है तो मानी हुई बात है अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा होगा। इसी कारण से यह दिखाई पड़ रहा है। सितंबर 2023 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.8% की ग्रोथ के साथ लगातार ग्रोथ कर रहा है, जो अगस्त के अनुसार
अगस्त की तुलना से अगर पूरे देखें तो विगत 14 महीनों में सबसे अधिक है। अब अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो अक्टूबर में 9.43% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा हुआ है, जो यूएस डॉलर 62.26 बिलियन के आसपास पहुंचा है। सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट में हम 22% की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अक्टूबर 2023 का डाटा है। परंतु हम आए किस चुनौती से, यह भी ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो चुनौती ये थी कि उस जमाने में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंकों को जो लोन दिए गए थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एनपीए 2014-15 के टाइम में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अब आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ भी आगे बढ़ रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं इस संदर्भ में एक कोट करना चाहता हूं। मान्यवर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार, बाद में हमारी सरकार में भी रहे, 2018 में अपने एक साक्षात्कार में रघुराम राजन जी ने कहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बॉम्ब ऑन मोदी वन रिजीम, इवन दो द राजन सेड दैट द लेंडिंग बैंक्स ऑफ 2006 to 8 was the origin of the bad loans which was in the यूपीए गवर्नमेंट। ये रघुराम राजन जी ने कहा कि 2006 से 8 के बीच में जो बैड लोन्स दिए गए, उसके लिए भले ही आज, और ये नवंबर 2018 को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है, उसमें आया है। इसलिए हमने आज स्थिति यह की कि जन जन तक उस धन को पहुंचाया, उसको सुरक्षित किया और जन कल्याणकारी कार्यों में उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और आज आप देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्जित किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। यानी कहां वो बैड लोन्स में दबे जा रहे थे और कहां वो रिकॉर्ड प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जिसके बारे में भी मात्र चंद महीने पहले की तो बात है, जो कहा जाता था कि साहब ये खराब हो गया, डूब गया, वगैरह वगैरह, आज स्थिति यह है कि एसबीआई हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द इंडिया एंड एज पर द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2033-34 SBI has earned a profit of 18,537 crores। यानी ये जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों के हिसाब से ये सबसे अधिक आया है। और कहां हम कर्ज के अंधेरे में डूबे थे और आज मोदी जी ने उसे कर्ज के अंधेरे से निकालकर बैंकिंग व्यवस्था को जन कल्याण के सवेरे तक लाने में सफलता हासिल की है। और अगर हम पिछले समय में देखें तो ट्विन बैलेंस शीट जो बैंक्स एडॉप्ट करते थे, वो अपने आप में एक समस्या थी, परंतु वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया, उस कारण से अब ये ट्विन बैलेंस शीट एक नए समाधान के रूप में आगे बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो हम 2 लाख करोड़ रुपए के वर्थ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत 1500 से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का केंद्र बनता जा रहा है। नाउ मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल सर्विसेज, ये डेलॉयट ने 2003 में कहा है। और हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को रिपील किया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के कारण जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती थी अर्थव्यवस्था को लेकर, वो समाप्त हुई। और जहां तक गरीबी और पॉवर्टी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, द रिलेटिव रिडक्शन फ्रॉम 2015-16 to 2019-21 was faster, it is 11.9% year as compared to the previous time। यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद गरीबी उन्मूलन बहुत तेज गति से हुआ। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आईएमएफ का ये कहना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज मेंटेन्ड बिलो 1% इन 2022 बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यानी वो साफ मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, उस कारण से जिसको हम गंभीर कहते हैं, गंभीर गरीबी कहते हैं, वो 1% से नीचे पे आई है। अब आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने अभी कहा है, 1 साल पहले उन्होंने कहा, इंडिया डिजर्व टू बी कॉल्ड द ब्राइट स्पॉट एंड अदरवाइज द डार्क होरिजन बिकॉज इट हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम and most importantly this growth is underpinned by structural reforms। यानी आईएमएफ चीफ ये बात की तस्दीक कर रही हैं
कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आधारभूत संरचनागत परिवर्तन हुए, उसी कारण से भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, उसको देखते हुए भारत ने तुलनात्मक दृष्टि से महंगाई पर सबसे बेहतर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मिस्टर नोएल क्विन, हु इज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द HSBC, और ये उन्होंने 2022 में कहा। मैंने इसीलिए सिर्फ वो बातें कोट करने का प्रयास किया जिनके के द्वारा ये समझा जा सके कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यह भी एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। मैं एक कोट करना चाहता हूं, एक नोबेल प्राइज विनर हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिज नेम इज माइकल स्पेंस, जिन्होंने 2022 में कहा, कोट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ regime change today. India is outstanding performer now. It's a powerhouse of digital and life science realms. It is thriving digital ecosystem, and India is instead a digital system replacing existing retail systems. Entrepreneurs, companies, and are building solution to integrate existing and sometimes very small retail business into a digitally enabled supply chains, making them more effective. अर्थात विश्व का जो आधुनिक सप्लाई चेन व्यवस्था है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने एक बड़ा परिवर्तन लाने की स्थिति बनाई है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है, कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है। और इसके बावजूद आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो, उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है, उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता, दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब यह 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैव योग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? यह सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है। एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ।
90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के छूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उड़ रही, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो जो हम धनात धर्मात तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है, मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कह के बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज़। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।